ओके फाइन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लास्ट हमने जो है वो टॉपिक किया था जिसके अंदर हमने जो है वो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस जो है वो डिस्कस कर ली थी। कॉम्बिनेशन डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है इसके साथ इंटरलिंक हुई हुई वो होती है हमारी सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास दो पार्ट्स में आती है। एक सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एक स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जो सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है यानी बेसिक्स जो है इसकी, उसके लिए पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो हम इसका फिर क्वेश्चन देखेंगे कि इसके ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो किस तरह आपके पास पेपर में आता है। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। ठीक है जी, वो क्या है? सबसे पहली चीज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आती है वो आती है आपके पास एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है आपके पास? एक्सपेरिमेंट समझ लें कि ये जो थ्योरी हम मैंने यहाँ पे लिख के दी है आपको, बिल्कुल शॉर्ट एंड कंसाइज करके जो है वो मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी लिख के दी है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होगा आपके पास? एक्सपेरिमेंट मीन्स विच गिव्स ऑब्जर्वेशन, यानी कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपके पास ऑब्जर्वेशंस जनरेट हों, उसे हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट। लाइक एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे कोट किया हुआ है, टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं हमारे पास दो पॉसिबल रिजल्ट्स या दो पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस आती हैं जिसे हम नॉर्मल हेड एंड टेल कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाई के अंदर जो है हम क्या आता है, हमारे पास 6 आउटकम्स आती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम जिससे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जनरेट हों, ठीक है, उन ऑब्जर्वेशन उस ऑब्जर्वेशन की जनरेशंस जो होती हैं वो कहलाती हैं आपका एक्सपेरिमेंट। क्योंकि हम जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं पहले। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है आपके पास? वो है इवेंट। इवेंट जो होता है वो एक्सपेरिमेंट का सबसेट होता है। यानी होल एक्सपेरिमेंट में से हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। यानी हम पहले एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या है, और एक्सपेरिमेंट में से जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए इवेंट हो जाएगा। कोई भी इवेंट जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे गेटिंग अहेड। गेटिंग अहेड मीन्स आपके पास कि अगर मेरा एक्सपेरिमेंट है कॉइन टॉस करना, तो कॉइन टॉस करने में ऑब्जर्वेशंस तो दो आती हैं, हेड एंड टेल। और अब यहाँ पे जिस इवेंट की वो बात कर रहा है वो क्या है कि हमें देखना है हेड जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है जी। अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने कॉइन टॉस किया, तो ज़रूरी नहीं है कि कॉइन एक ही दफ़ा टॉस हो। अगर कॉइन एक से ज़्यादा दफ़ा टॉस होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है। लाइक अगर हम कॉइन को दो दफ़ा टॉस करें तो हमारे पास जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो चार आएंगे। जब हम एक दफ़ा कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास चांस होगा कि वो हेड या टेल आए। अगर हेड आएगा तब भी हम दोबारा टॉस करेंगे, और अगर टेल आएगी जब भी हम दोबारा टॉस करेंगे। तो टोटल आपके पास ऑब्जर्वेशंस बन जाएंगी 4। ठीक है जी। उसके अंदर उसका इवेंट होगा जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। यानी एक्सपेरिमेंट जिसमें तमाम ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, और इवेंट जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या होगी? एक सबसेट होगा एक्सपेरिमेंट का। देन उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या आती है प्रोबेबिलिटी के अंदर? दैट इज द सैंपल स्पेस। पॉसिबल रिजल्ट्स, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ये जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं? सैंपल स्पेस कहलाते हैं। या हम इनको कह सकते हैं टोटल आउटकम्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक है जी। जितनी भी पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस होंगी जब हम वो सबको एक जगह पे लिखेंगे तो वो हमारे लिए कहलाता है टेक्निकली सैंपल स्पेस। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम उस सैंपल स्पेस में से किसी एक रिजल्ट की बात करें, ठीक है, चाहे वो इवेंट में हो या वो एक्सपेरिमेंट से रिलेट कर रहा हो,
अगर हम किसी एक रिजल्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमारे लिए कहलाता है यहाँ पे आउटकम। ठीक है, सिंगल रिजल्ट को हम कहते हैं आउटकम, और जब तमाम रिजल्ट्स की बात हो जाएगी तो हम उसको कहेंगे टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स या टोटल आउटकम्स, या उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, ये चार मेन चीजें हैं जो आपको प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट विच गिव्स ऑब्जर्वेशन, नंबर टू इवेंट, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स जो भी एक्सपेरिमेंट के होंगे उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। और सिंगल पॉसिबल रिजल्ट, यानी जब एक रिजल्ट की बात हो किसी, तो उसे हम कहते हैं आउटकम। ये एक रिजल्ट जो है वो उस सैंपल स्पेस में से किसी एक रिजल्ट की बात हो रही है। ठीक है ना, अगर मिसाल के तौर पे कॉइन टॉस करते हैं हम एक दफा, इट मींस आपके पास जो सैंपल स्पेस होगा उसके अंदर दो रिजल्ट्स होंगे, दो आउटकम्स होंगी, हेड एंड टेल। अगर मैं सिर्फ हेड की बात करूं तो वो आउटकम कहलाएगा। ठीक है जी, अगर मैं टेल की बात करूं वो मेरे लिए आउटकम कराएगा। टोटल आउटकम्स हेड एंड टेल यानी टू हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स कम टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है आपके पास, प्रोबेबिलिटी जो है इट इज अ चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग एन इवेंट फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। अब ये बहुत क्लियरली मैंने इजी अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आपको ये चीज लिख कर दी है। प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, किसी काम के होने या ना होने के चांस को कैलकुलेट करना। ठीक है जी, यानी किसी इवेंट के होने या ना होने के चांस को कैलकुलेट करना फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, इट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। यानी इसका मतलब है कि कोई आप एक्सपेरिमेंट में से किसी इवेंट को कंसीडर करें और वो इवेंट हो या ना हो, दोनों सूरतों में उसका चांस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, ये कहलाती है हमारी प्रोबेबिलिटी, सबसे इजीएस्ट वे में। और ये सिंपल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ पर एक इवेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है जी, और वो इवेंट जो है वो हमने क्या ले लिया, दैट इज इवेंट ए। ठीक है, यहाँ इस समझने के लिए, इस फॉर्मूले को समझने के लिए हमने क्या कर लिया, हमने एक इवेंट यहाँ पे कंसीडर कर लिया, इवेंट ए। अगर मुझे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस इवेंट ए के अंदर आउटकम्स कितने हैं। ठीक है, और इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स या इसके सैंपल स्पेस से। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कहें इसको, ठीक है, या इसको सैंपल स्पेस कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक ही चीजों के नाम है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स और सैंपल स्पेस। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए को कैसे लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी का पी यूज करेंगे और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, जिस इवेंट के आउटकम्स की बात करते हैं उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, यानी उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और उसको हम लिखते हैं किसमें, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है जी, सैंपल स्पेस जो होता है, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स को शो कर रहा होता है, या टोटल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन जो जनरेट होंगी उनको शो कर रहा होता है, उनके लिए हम लिखते हैं एन और ब्रैकेट में लिखते हैं कैपिटल एस। N stands for number of outcomes of an event A। ठीक है जी, और number of outcomes in sample space NS। हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको इसी तरीके से यहाँ पे जो जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही आपको क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। ठीक है, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम जो है वो एक ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और ट्री डायग्राम के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, उस ट्री डायग्राम के थ्रू हम उसके पॉसिबल आउटकम्स को देख रहे होते हैं कि कितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। ठीक है, और कुछ सॉल्यूशंस में ऐसा होगा जहां पे आपने कॉम्बिनेशन यूज करनी होगी, तो कॉम्बिनेशन जहां पे आप यूज करते हैं वहां पे आपको ट्री डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये आपको ट्री डायग्राम कहाँ बनाना है और कहाँ नहीं बनाना है। ठीक है, अच्छा तो अब अभी तक की जो हमारी लर्निंग हो गई है वो क्या है, हमने एक्सपेरिमेंट समझ लिया, एक्सपेरिमेंट विच गिव्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, एंड उसके बाद फिर हमने जो है वो इवेंट समझ लिया, इवेंट क्या होता है, किसी एक्सपेरिमेंट का सबसेट। और
उसके बाद फिर हमने सैंपल स्पेस देखा। सैंपल स्पेस का मतलब है टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, ठीक है जी। और सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, यानी एक एक्सपेरिमेंट से जितने पॉसिबल रिजल्ट्स मिलते हैं उन सब की बात करेंगे तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। और जब हम उन सैंपल स्पेस में जितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उसमें से किसी एक रिजल्ट या किसी इवेंट के रिजल्ट्स के अंदर जो एक एक की बात हो रही हो, अगर हम एक एक की बात करेंगे तो हम उसको सिंगल पॉसिबल रिजल्ट कहते हैं, और वो हमारे लिए क्या होगा, आउटकम कहलाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके आउटकम्स को हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा उस इवेंट के चांसेस क्या हैं, ठीक है, उस इवेंट के होने के या ना होने के, जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके क्या चांसेस हैं उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। अब फर्दर हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है जी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये जर्नलाइज प्रॉपर्टीज हैं प्रोबेबिलिटी की। देन उसके बाद फिर हम जो है वो इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि इसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है। ये जो आपके पास 6 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है इसको आपने बस याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी क्या है प्रोबेबिलिटी की, कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के दरमियान रहेगी, ठीक है जी। 0 से कम यानी माइनस में नहीं होगी, और 1 से एक्सीड नहीं कर सकती। अगर आपका कोई सोल्यूशन ऐसा है कि जिसमें आपकी वैल्यूज 0 से कम माइनस में आ जाए शो हो रही हो, या 1 से एक्सीड हो जाए, तो उसका मतलब है आपने कोई मिस्टेक करी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो वो शो करती है नल इवेंट को। नल इवेंट का मतलब क्या होता है कि वो इवेंट जो कि पॉसिबल ना हो, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आपके पास, इन्हीं कंसीडर कर लिया हमने एक इवेंट ए, और उसकी अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है तो 1 का मतलब होता है दैट इज दी सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, यानी ये 100% का चांस होता है कि ये इवेंट या इस काम के होने के चांसेस लाजमी है, 100% है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 पे क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब ये है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्स, यानी ए होने की प्रोबेबिलिटी, और ए डैश का मतलब है ये जो आपके पास छोटा सा ऊपर ये लाइन है, ठीक है जी, ये लाइन जो है वो डैश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब है कि इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 बन जाएगी। इस 4 को ही हम यूज करते हुए हमने क्या कर दिया, नंबर 5 और नंबर 6 बनाया। अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम है तो मुझे, सॉरी, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करनी है और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मालूम है, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को इधर से ले जाऊंगा राइट हैंड साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्स, ठीक है, इफ ए हैपेंस तो उसकी प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब ए डज नॉट अकर्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट हैपनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो नंबर 4 है इसमें अगर कोई एक चीज मिस होगी तो दूसरी चीज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज हमें गिवन होगी उसको उठाकर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ये मैंने पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 में लिखा है, ठीक है जी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्स निकालनी है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट अकर्स मुझे माइनस करना पड़ेगा। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट अकर्स निकालनी है, यानी अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्स की वैल्यू होगी तो मैं क्या करूंगा, 1 में से उसको माइनस कर दूंगा। अगर मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है, और मैं उसको 1 में से माइनस करता हूं तो मुझे ना होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और इसी के वाइस वर्सा में क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास ए इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी तो मैं ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं आफ्टर 1 में से माइनस करके। जो भी आंसर आएगा वो शो कर रहा होगा कि मेरा इवेंट ए होगा, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे मतलब थ्योरी थी इसकी रिलेटेड, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी की चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम इसका जो है वो एक सवाल देख रहे हैं।
सवाल ले लेते हैं इसका। अच्छा जी, सवाल हमारे पास क्या है? इफ a coin is tossed 2 times, okay, if a coin is tossed 3 times, draw tree diagram. If a coin is tossed 3 times, draw tree diagram. ठीक है, और साथ में what is the probability of getting, what is the probability of getting, like number 1, 3 times अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 heads, ठीक है, गेटिंग 2 heads, ठीक है। और उसके बाद और हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक और सवाल लिखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसेस, ठीक है। और नंबर 3 पे हम ले लेते हैं यहाँ पे एटलीस्ट, नंबर 3rd रिक्वायरमेंट में हम ले लेते हैं, दैट इज एटलीस्ट एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एटलीस्ट 2 heads, ठीक है। अच्छा, हम इसको जो है वो थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि वो आपके पास आ जाए। अच्छा जी, हमने कॉइन, एक सवाल लिख दिया, ठीक है जी। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, अगर एक कॉइन को हम 3 times टॉस करें, ठीक है, तो उसका हमने ट्री डायग्राम बनाना है, और साथ में फिर हमने जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है कि जब हमारे पास 2 heads आए उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर सेम फेसेस की बात करें, ठीक है जी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और एटलीस्ट 2 heads की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास जो फर्स्ट चीज गिवन है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, ठीक है, ये जो है वो शो कर रहा है किस चीज को, ये शो कर रहा है मेरे एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या आ गया, यहाँ आपके पास जो है वो एक्सपेरिमेंट शो हो रहा है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। तो हम इसका जो है वो, जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने में हम पहले क्या ले लेते हैं, हम पहले जो है वो इसकी ट्री डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, दैट इज द ट्री डायग्राम। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसकी ट्री डायग्राम बनानी है। अब ट्री डायग्राम क्या होती है, इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। लेट सपोज कि हमने जो है वो कॉइन टॉस किया फर्स्ट टाइम। जब हम फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस करेंगे, तो हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, हेड एंड टेल, ठीक है। हेड एंड टेल मेरे पास क्या है, 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, और मुझे जो है वो टॉस करना है कितनी दफ़ा, मुझे कॉइन टॉस करना है 3 times। तो 3 times का मतलब क्या हो गया, अभी जो हमने ये टॉस शो किया है आपको, ये फर्स्ट टॉस शो कर रहे हैं हम। अच्छा जी, जब ये फर्स्ट टॉस होगा, तो हम यहाँ पे चांस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें हमें देखना है कि हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी बन रही हैं। तो ट्री डायग्राम के अंदर क्या होगा, ये शो करेगा दोनों एस्पेक्ट से, कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अगर हेड आएगा तब हम दोबारा कॉइन टॉस करेंगे, जब हम हेड पे दोबारा कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें भी हमारे पास 2 चांस होंगे, दैट इज हेड एंड टेल, ठीक है जी। और अगर हमारे पास टेल आता है तब भी हम क्या करेंगे, दोबारा टॉस करेंगे, जिसपे 2 चांसेस आएंगे, हेड एंड टेल, ठीक है जी। अच्छा जी,
ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट टॉस, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टॉस। ठीक है, ये हो गई हमारी, ये जो रेड से मार्क कर रहे हैं हम, ये हो गया आपका सेकेंड टॉस। अब थर्ड टॉस पे जब जाएंगे हम, तो इस हेड पे अगर दोबारा हेड आता है तो हम इसके ऊपर दोबारा जाके टॉस करते हैं। इस पे फिर मेरे पास दो चांसेस बन जाएंगे। ठीक है जी, अगर इस फर्स्ट हेड के बाद टेल आया हो और टेल के बाद फिर मैं दोबारा टॉस करूं तो फिर मेरे पास दो चांसेस बनेंगे हेड और टेल के। अगर फर्स्ट टॉस पे टेल आया और फिर हेड आया, ठीक है, सेकंड टॉस के ऊपर, तो फिर मैं यहाँ पे दोबारा जो है वो क्या करूंगा, टॉस करूंगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, हेड एंड टेल। और अगर मेरे पास फर्स्ट टॉस पे टेल आता है, मैं दोबारा टॉस करूं फिर टेल आए, तो फिर मैं दोबारा यहाँ पे थर्ड टॉस करूंगा, उसके ऊपर भी क्या होंगे, उसके ऊपर भी दो आपके पास रिजल्ट पॉसिबल जनरेट होंगे, हेड एंड टेल। तो ये मेरा जो होगा वो कहलाएगा, दैट विल बी योर थर्ड टॉस। ठीक है जी, ये मेरा क्या कहलाएगा, थर्ड टॉस कहलाएगा। अब अगर मैं इसके हिसाब से देखूं कि मेरे पास कितने पॉसिबल रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, देखें भाई, पहले टॉस पे हेड, सेकंड टॉस पे हेड, थर्ड टॉस पे हेड। तो जब मैं तीनों टॉस कर लूंगा तो मेरे पास इसका पॉसिबल रिजल्ट होगा क्या, हेड, हेड एंड हेड। ठीक है, अगर फर्स्ट पे हेड आता है, दूसरे पे भी हेड आता है और लास्ट पे टेल आ जाए, तो ये हो जाएगा हेड, हेड एंड टेल। ठीक है जी, अगर फर्स्ट पे हेड आता है, सेकंड टॉस पे टेल और थर्ड पे हेड, तो ये हो जाएगा हेड, टेल एंड हेड। फर्स्ट पे हेड देन टेल और टेल, तो ये हो जाएगा आपके पास हेड, टेल एंड टेल। फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड एंड थर्ड पे हेड, तो ये हो जाएगा टेल, हेड एंड हेड। फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड एंड थर्ड पे अगेन टेल, तो इट विल बिकम टेल, हेड एंड टेल। ठीक है जी, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे टेल और लास्ट पे आपके पास जो है वो हेड आ जाए, तो ये हो जाएगा टेल, टेल, हेड। और अगर लास्ट वाली को हम कंसीडर करें तो ये हो जाएगा आपके पास टेल, टेल एंड टेल। फर्स्ट कॉइन जो टॉस करेंगे वो भी टेल आया आपके पास। ठीक है, और सेकंड टॉस जब किया आपने, जब भी आपके पास टेल आई, और थर्ड कॉइन पे भी आपके पास टेल आ गई। तो ये आपके पास क्या कहलाता ही है, दिस इज कॉल्ड द ट्री डायग्राम। और ट्री डायग्राम जो है अगर आपसे वो पेपर में मांगता भी है, तो वो याद रखिएगा कि वो कॉइन के सवाल में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के, बाकी चीज़ों के अंदर जो है वो ये ट्री डायग्राम नहीं पूछता। ठीक है, तो जो सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट थी, सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट थी, देखें आपके पास ड्रॉ ट्री डायग्राम, तो ये हमने ट्री डायग्राम इसको बनाकर पहले से दिखा दिया। अब आ जाते हैं इसके सवाल की रिक्वायरमेंट के ऊपर। ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी का सवाल स्टार्ट करेंगे और वो सवाल कॉइन से रिलेटेड होगा, तो कॉइन से रिलेटेड सवाल के अंदर अब क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एस, कैपिटल एस। कैपिटल एस ये शो कर रहा है कि जो हमारे टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं हम वो दिखाएंगे यहाँ पे। वो क्या क्या है, ये आपने ऊपर बनाया वो भी, हेड, हेड, हेड। ठीक है जी, फिर हेड, हेड और टेल, देन उसके बाद जो है वो हेड, टेल, हेड। ठीक है जी, फिर हेड, टेल, टेल, फिर आपने लिखा था ये टेल, हेड, हेड। ठीक है, फिर आपके पास था टेल, हेड एंड टेल, और उसके बाद टेल, टेल, हेड, और लास्ट था आपके पास टेल, टेल और टेल। ये फर्स्ट टाइम देखने में थोड़ा सा लगता है कि आपको मुश्किल है, बट ये इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है जी, जब आपके पास के क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा, तो फिर इतनी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये हमने एक सेट बनाया है जो शो कर रहा है सैंपल स्पेस को। ठीक है जी, और इसके अंदर कितनी आउटकम्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस 8 आउटकम्स को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एन एस, हमेशा याद रखिएगा। जब मैं आउटकम्स को काउंट करके लिखूंगा तो वो एन एस की फॉर्म में लिखा जाएगा।
जब खाली एस लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ आपका सेट बना हुआ है ये, ठीक है जी। अब इस सेट में हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी आपके पास दैट इज टू हेड्स, ठीक है। अब हम टू हेड्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब टू हेड्स के लिए क्या हो जाएगा भाई? टू हेड्स को हम कंसीडर कर लेते हैं दैट इज इवेंट ए, ठीक है जी। ए इक्वल्स टू टू हेड्स, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, एक इवेंट कंसीडर किया हुआ था ए, वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, टू हेड्स जो हमारा इवेंट है उसको नाम दे दिया ए। अगर मुझे देखना है कि टू हेड्स कितने आए हैं, तो अब मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे, लाइक देखिए इसमें टू हेड्स आ रहे हैं, इसमें टू हेड्स आ रहे हैं, इसमें टू हेड्स आ रहे हैं। ये तीन ऐसे हैं कि जिसमें मेरे पास दो हेड्स जो हैं वो मुझे शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको, जो मेरा इवेंट ए है इसके अंदर एक रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। एक रिजल्ट जो है वो आएगा ये, और एक रिजल्ट आ जाएगा ये, ठीक है जी। ये जो मैंने ऊपर लिखा ये मेरे लिए क्या है, ठीक है जी, ये मेरे लिए जो है वो सैंपल स्पेस था जिसके अंदर टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस आई। और जब मैंने इवेंट ए की बात करी, इवेंट ए में आ गए आपके पास टू हेड्स, और टू हेड्स के जब मैंने आउटकम्स देखी तो मेरे तीन आउटकम्स मिली इस सैंपल स्पेस में से, ठीक है। तो अब इसको फर्दर कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जैसे मैंने वहां लिखा हुआ था, सॉरी इसको एक चीज मिस कर दी हमने यहाँ पे, इसका काउंट नहीं लिखा हमने, ठीक है। इसका काउंट कितना आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, एन ए। जब एन लिख देते हैं यहाँ पे तो फिर इसका मतलब है कि हमें सेट नहीं बनाना, इसको काउंट करके यहाँ पे मेंशन करना है। तो इवेंट ए के अंदर तीन पॉसिबल आउटकम्स आई हैं, ठीक है जी। टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास 8 हो गई। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स यानी एन एस। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी, यहाँ वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/8। अब अगर इसको आप फ्रैक्शन में छोड़ दें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसको डिवाइड करके लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। और यही चीज आपको क्या कर रही होती है, परसेंटेज भी शो कर रही होती है। यानी वो ऐसे भी लिख सकते हैं 3/8। अच्छा, अगर मैं 3/8 करता हूँ तो 3/8 का आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3/8 का आंसर आ जाएगा आपके पास 0.375, आई थिंक सो, ठीक है। और 0.375, या आप इसको जो है वो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट में आ रहा है अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, दैट इज दी 37.5%। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि अगर मैं एक कॉइन को 3 दफा टॉस करूं तो 37.5% चांसेस हैं कि मेरे पास उन तीन टॉसेस के अंदर दो हेड आ जाए, ठीक है। तो इस आंसर को लिखने के ये तीनों पैटर्न्स हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी आप यूज करते हैं तो इससे जवाब आपका गलत नहीं होता, ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपके पास, सेकंड पार्ट ये कहता है कि सेम फेसेस। सेम फेसेस का मतलब क्या होता है, सेम फेसेस का मतलब है कि आपके रिजल्ट में तीनों एक जैसे आए। तो इसको मैं अभी यहाँ पे, क्योंकि एक ही सवाल है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम दूसरे इवेंट से कंसीडर करते हैं। इसको हम ले लेते हैं इवेंट बी। इवेंट बी मेरे पास क्या है, दैट इज द सेम फेसेस। और अब अगर मैं बी का सेट बनाऊं तो बी का सेट मेरे पास क्या बन जाएगा, सेम फेसेस मेरे पास क्या है, एक रिजल्ट सेम फेसेस का ये है और एक रिजल्ट सेम फेसेस का जो है वो ये है। इसके अलावा मेरे पास और कोई पॉसिबल रिजल्ट्स नहीं शो हो रहे जिसके अंदर आउटकम्स में सेम फेसेस नजर आए, ठीक है जी। एक रिजल्ट है जिसके अंदर तीनों एच आ रहे हैं, एक रिजल्ट है जिसमें तीनों टी नजर आ रहे हैं।
तो इसको अगर मैं काउंट करूं, इसको काउंट करके अगर मैं लिखता हूं तो ये मेरे पास कितने आउटकम्स बन रही हैं सेम फेसेस की, 2। टोटल आउटकम्स मेरे पास कितनी है, 8। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट बी, इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या इसको हम पढ़ते हैं सैंपल स्पेस। तो अब इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, इसका रिजल्ट बन जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ बी कितनी आ गई, 2 डिवाइडेड बाई 8, या इसको हम लिख सकते हैं 0.25, या हम लिख सकते हैं इसको 25%। तीनों आंसर्स करेक्ट हैं। आप एक लिख दें, आप अगर सिर्फ 2/8 लिख दें और इसको अगर ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 1/4 लिख दें तो दैट्स इनफ। ठीक है जी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं होगा। ठीक है जी, या अगर आपके आगे पीछे कोई बैठा हुआ है वो पॉइंट्स में लिख रहा है और आप फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों आंसर्स जो हैं वो करेक्ट है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे। ठीक है जी, तीसरे पार्ट में क्या होगा आपके पास, तीसरे पार्ट में आपके पास आ जाते हैं, वो आपके पास आ रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है जी, और एटलीस्ट 2 हेड्स के अंदर आपके पास क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या होगा भाई, आपको मैंने बताया था कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ हम इसको, क्योंकि इसी सवाल है, इसमें हमने इस इवेंट को ले लिया सी। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या होगा, कम से कम 2 हेड्स। 2 हेड से नीचे नहीं जा सकते हम, हाँ 2 हेड से हम ऊपर जरूर जा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें 2 हेड से ज्यादा आ रहे हैं तो वो तो एटलीस्ट 2 हेड्स के अंदर आ जाएगा, मगर 2 हेड से नीचे वाली बात नहीं कर सकते यहाँ पे हम। ठीक है, तो इसका मतलब एटलीस्ट 2 हेड्स में पहले तो 2 हेड्स वाली कैटेगरीज आ जाएंगी, यानी एक तो था आपके पास एच एच टी, ठीक है जी, एक था आपके पास एच टी एच, ठीक है, एक था आपके पास टी एच एच। भाई एटलीस्ट 2 हेड्स में कम से कम 2 हेड्स तो ये आ गए, और इसके साथ साथ आपके पास क्या होगा, एक हेड 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 ये भी आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ आपके पास जो है वो 4 आपके पास जो है वो रिजल्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे पॉसिबल रिजल्ट्स आपके पास कितने आ गए, दैट इज 4। ठीक है जी, और अब इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट सी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो इवेंट सी के रिजल्ट्स आपके पास आ गए हैं कितने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी निकालने के लिए रिजल्ट्स आ गए 4 डिवाइड बाय टोटल, जो है आप देख रहे हैं टोटल किसी में भी चेंज नहीं हो रहा तीनों इवेंट्स के अंदर, ये हो जाएगा कितना, 4 डिवाइड बाई 8, या 0.5, या इसको मैं लिखूं 50%। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको तीनों आंसर्स यहाँ पर जो है वो मेंशन करे कि किस किस एस्पेक्ट में आप आंसर को लिख सकते हैं। तो जवाब में क्या हो जाएगा आपके पास, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स there is 50% chance of getting at least 2 heads. The probability of getting at least 2 heads is 50%. या 0.5 is the probability of getting at least 2 heads when 3 coins are tossed. ये जो मैंने 3 आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आंसर्स बताए, ये आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स का पार्ट है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या है आपके पास, कि यहाँ आपके पास जो है वो समझ लें कि फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं आप इसको, और पॉइंट में भी शो कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव। जब आप आंसर लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप पॉइंट्स में या परसेंटेज में किसी भी एस्पेक्ट से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आपके पास कोई इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है तो आप जो है वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है अब सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, इफ अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 ऑड नंबर्स। ठीक है, अच्छा, सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं इसके अंदर,
नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। और नंबर थर्ड पे हम ले लेते हैं ऑप्शन इसका नंबर 7, ठीक है जी। और इसके बाद ऑल्सो ड्रॉ अ ट्री डायग्राम, इसकी ट्री डायग्राम भी बना लेते हैं। तो अब आपके पास ये हमने क्वेश्चन बना लिया एक। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इफ अ डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स, ठीक है जी, नंबर ग्रेटर देन 4 एंड अ नंबर 7। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। और अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या कह रहा है, इफ अ डाई इज रोल्ड, एक डायर हम रोल करते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल रिजल्ट्स है वो हमारे पास कितने होते हैं, वी हैव गॉट 6 पॉसिबल रिजल्ट्स। तो जब हम इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे तो इसका सैंपल स्पेस बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जब मैं इसको काउंट करके लिखूंगा तो ये कहलाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स, इन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हो जाएंगी नंबर 6। ये जो 6 मैंने लिखा है नीचे, ठीक है, इसका ताल्लुक ऊपर वाले 6 के साथ नहीं है, क्योंकि नीचे वाला 6 जो है वो मैंने काउंट करके लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके अंदर फर्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट कहती है आपसे ऑड नंबर्स, ठीक है जी। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर हम एक डाई रोल करते हैं तो हमारे पास ऑड नंबर्स आने के चांसेस क्या हैं। तो इसको हम कंसीडर करते हैं इवेंट ए, ठीक है जी। और इवेंट ए हमने ले लिया, दैट इज ऑड नंबर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो दूसरी चीज क्या आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे हमने जो है वो ये जो 6 पॉसिबल रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास, ये 6 पॉसिबल रिजल्ट्स जो है इसको हमने 6 पॉसिबल रिजल्ट्स, एक डाई को जब हम जो है वो रोल करते हैं, एक डाई को जब हम रोल करते हैं तो उसके अंदर 6 पॉसिबल रिजल्ट्स आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जब मैं इसको काउंट करूंगा तो ये टोटल काउंट जो है वो 6 बन रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 6 मेंशन किया है, ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो ऑड नंबर्स की है। और ऑड नंबर्स का अगर मैं सेट बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो ऑड नंबर्स के सेट में क्या आएगा, 1 3 और 5, ये आउटकम्स हैं जो मेरे इवेंट से रिलेटेड हैं, जो इवेंट मेरा ऑड नंबर्स का है। तो इसका काउंट अगर मैं निकालूं तो ये काउंट में कितने हो जाएंगे, 1 2 3। ये 3 को कंसीडर नहीं करिएगा आप, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 3 आ रहा है, ये ऑड नंबर्स हम फाइंड कर रहे हैं इसलिए ये 3 आ रहा है। तो ये 3 जो है वो इन तीनों को काउंट करा है इसलिए 3 लिखा है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यानी आपके पास जो इसका रिजल्ट आ जाएगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स विल बिकम 6, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा भैया, ये 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 1 3 एंड 3 2 6। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ अ डाई इज रोल्ड, probability of getting an odd number is 1/2, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हर आंसर के बाद आपने एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी आंसर को लिखना है। तो वो डिस्क्रिप्टिव आंसर क्या हो जाएगा, इफ अ डाई इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स, ठीक है, इज 1/2, ठीक है। या इसको आप डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी,
सेकंड रिक्वायरमेंट कहता है ये नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? नंबर ग्रेटर देन 4 को हम ले लेते हैं इवेंट बी। अच्छा, इवेंट बी क्या है? वो तमाम नंबर्स, ठीक है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट में हैं और दे आर ग्रेटर देन 4। तो इसका आउटकम्स कितने निकल जाएंगे भाई? इसके सेट बना लें अगर हम, तो इसके सेट में कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? इसके सेट में हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े क्या है? 5 एंड 6। तो इसका काउंट कितना बन जाएगा? इसका काउंट बन जाएगा 2। यानी दो नंबर ऐसे हैं कि जो ग्रेटर देन 4 मेरे पास इस एक्सपेरिमेंट में आ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। और इसके रिजल्ट्स क्या बन जाएंगे आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ बी विल बिकम 2। ठीक है जी। एंड यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा 6, ये कैंसिल होकर आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6। ये प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी आपके पास? ये प्रोबेबिलिटी आ गई नंबर ग्रेटर देन 4 की। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इफ अ डाई इज रोल्ड, the probability of getting a number greater than 4 is 1 upon 3 या 0.33। अब हम मूव कर रहे हैं अपनी थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ। थर्ड रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? अ नंबर 7। ठीक है जी। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? इसको मैं ले लेता हूं इवेंट सी, नंबर 7। यानी जब मैं डाई रोल करूं तो मेरे पास 7 आना चाहिए। अब 7 आपके पास क्या है यहाँ पे? 7 तो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट ही नहीं है। जब एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे ये नल सेट बन जाएगा। नल सेट का मतलब वो सेट जिसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी शो नहीं हो रही, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है आपके पास 6 पॉसिबल रिजल्ट हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर जो आपके पास आ रहा है वो 6 है। 7 आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे इस इवेंट के, वो कितने हो गए आपके पास? 0 हो जाएंगे। और जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट सी डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 0। तो लास्ट अभी मैंने आपको बताया था वहां पे, वो क्या था कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है तो वो शो करता है किसको? वो शो करता है नल इवेंट्स को। नल इवेंट्स का मतलब क्या है? नल इवेंट्स का मतलब यह है कि आपके पास वो इवेंट्स जो कि पॉसिबल नहीं होते। और यहाँ पे आपके पास जो है वो शो भी ये कर रहा है कि ये जो इवेंट आपके पास ये पॉसिबल नहीं है, ये इवेंट नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने नल इवेंट को भी कवर कर लिया। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट। और वो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी? वो थी इसकी ट्री डायग्राम। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं इसकी ट्री डायग्राम। ओके। अब इसकी ट्री डायग्राम बहुत इजी है। ठीक है, इसकी ट्री डायग्राम बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डाई रोल किया जा रहा है। तो एक जब डाई रोल करेंगे हम तो जो ट्री डायग्राम होगी वो कैसे बनेगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसकी सिंपल ट्री डायग्राम बनेगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? अगर ये सवाल मेरे पास ऐसे होता, इफ अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, यानी एक डाई को मैं 2 दफा रोल करता, या यहाँ लिखा हुआ होता 2 डाइज आर रोल्ड, ठीक है, तो फिर उसकी ट्री डायग्राम जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनती। वो ट्री डायग्राम फिर ऐसे बनती कि अगर मेरे पास 2 डाई एक साथ रोल हो रहे हैं तो पहले मैं ऐसे लिखता 1 2 3 4 5 6, और फिर हर नंबर के ऊपर दोबारा क्या करता, मैं इसको ऐसे बनाता 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, क्लियर?
तो मगर यहाँ पे ये चीज़ इन हमसे नहीं मांगी है उसने, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शो नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मांगा है, वन टाइम टॉस हुआ है तो वन टाइम ही हम इसको रखेंगे। फिर यहाँ हम जैसे हमने कॉइन को देखा था, वैसे ही अगर हम यहाँ पे, ठीक है जी, डाई से रिलेटेड क्वेश्चन देख लें, तो डाई को अगर हम फर्स्ट टाइम वन टाइम अगर हम रोल करें, ठीक है, तो इसके पास कितने रिजल्ट्स जनरेट होते हैं? इसमें 6 रिजल्ट्स जनरेट होते हैं पॉसिबल। जब हम डाई को रोल करते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है जी। देन जब हम जाते हैं किस पे, क्योंकि इसकी बेसिक्स जो है, यानी वन टाइम टॉस करने के, वन टाइम डाई को रोल करने पे, तो हमारे पास बेसिक जो पॉसिबल रिजल्ट है वो 6 है। अब जब हम सेकेंड टाइम पे जाएंगे तो ये सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा? सेकेंड टाइम इसकी पावर में बदल जाएगा। अगर वो 2 डाइज आर रोल्ड कहता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 की पावर 2 विल बिकम 36 रिजल्ट्स। इसका पेपर में सवाल आ सकता है। ठीक है जी। अगर वो 3 टाइम्स कहे सवाल में आपके पास कि आपके पास 3 टाइम्स जो है वो डाई रोल हुआ है, तो 3 टाइम्स अगर डाई आपका रोल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? दैट विल बिकम 216 रिजल्ट्स। इसका पॉसिबल रिजल्ट्स, ठीक है, का सवाल बनाने का या इसका ट्री डायग्राम बनाने का सवाल जो है वो पेपर में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है और इसको आप जो है वो पेपर पे मैनेज नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अभी तक का कि आपने जो है वो करा, जिसके अंदर आपने कॉइन को, ठीक है जी, और डाई से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन को यहाँ पर देख लिया है। वो क्या क्या चीजें पॉसिबल है कि जब उस सवाल को एक्सटेंड करते हैं तो इसके अंदर अगर वो आपसे कहेगा कि एक डाई को 2 दफा रोल कर रहे हैं, ठीक है जी, या 2 डाइज को रोल कर रहे हैं, तो जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो दोनों के क्या होंगे? वो दोनों के सेम होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ आपके पास क्या है? इसी तरीके से कॉइन में भी यही है। एक कॉइन को आप जो है वो 3 टाइम्स टॉस करें या 3 कॉइन्स को आप टॉस करें, तो दोनों के पॉसिबल रिजल्ट जो हैं वो क्या होंगे? दोनों के पॉसिबल रिजल्ट जो हैं वो सेम रहेंगे, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2 एस्पेक्ट्स थे आपके, ये 2 एस्पेक्ट्स आपके कॉइन के और डाई का, ये आपका कंप्लीट हो गया है अभी। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी के सवाल है उसके अंदर जो आगे फर्दर चीज आती है, यानी अगर हम जो है वो यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपके पास जो है वो डाई जो है वो रोल हो रहा है, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सैंपल स्पेस बना के जो है वो जनरेट करूंगा। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन आपको जो है वो खुद करना होगा। क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, इफ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, what is the probability of getting, what is the probability of getting odd number on first die? ठीक है, फिर नंबर 2 रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, सम ग्रेटर देन 10। ठीक है जी, और नंबर 3 रिक्वायरमेंट लेते हैं यहाँ पे हम, सम ऑफ 8। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और रिक्वायरमेंट लेते हैं, दैट इज सम ऑफ 15। अच्छा, अब हम सवाल जो है वो हम दे रहे हैं ये, इफ अ die is rolled twice, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट die?
क्योंकि जब 2 दफा डाई रोल होगा तो आपके पास क्या है, जो रिजल्ट्स बनेंगे उसके अंदर दो दो पोजीशंस दिखा रहा होगा। फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट डाई की होगी और सेकंड पोजीशन सेकंड डाई की होगी। सम ग्रेटर देन 10, सम ऑफ 8 एंड सम ऑफ 15। ठीक है जी। तो अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। और सॉल्यूशन को स्टार्ट करने के बाद उसको कंप्लीट करने का काम आपका होगा। इफ अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका ट्री बनाएं तो इसके ट्री में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट रोल हो गया। और अब इस वन के ऊपर भी क्या होगा, इस वन के ऊपर भी जो है वो मेरे पास 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे ये वन के ऊपर बनाया है मैंने, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास क्या होगा, इसी तरीके से आपके पास जो है वो 2 पे भी बनेगा। ठीक है जी। 2 पे भी बनेगा यहाँ पे, फिर 3 पे भी बनेगा यहाँ पे। ठीक है। 4 पे भी बनेगा यहाँ पे, 5 पे भी बनेगा यहाँ पे। ठीक है। और 6 पे भी बनेगा यहाँ पे। तो टू डाइज आर रोल्ड को जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये जो है आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास बहुत ज़्यादा लेंदी आपकी जो है ना ट्री डायग्राम बनती है। तो ट्री डायग्राम आपके पास इसकी भी नहीं आती। नॉर्मल ट्री डायग्राम अगर वो पूछता है तो वो कॉइन के सवाल में पूछता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगी और ये मैनेज नहीं कर पाते लोग, तो इसलिए जो है वो ये पेपर में आती नहीं है नॉर्मल, ये आती है कॉइन के सवाल में। अब यहाँ पे वो कह रहा है इफ अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, तो हमें इसका जो है वो सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। अब सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे भाई इसका, लाइक इसका सैंपल स्पेस जो है हम ऐसे ले लेते हैं। अच्छा जी, इसको सैंपल स्पेस हम ले रहे हैं कैसे, अब अगर आप यहाँ देखें तो जो मैंने वन के ऊपर पहले मैंने बनाया है 1 2 3 4 5 6, और फिर इस वन के ऊपर मजीद मैंने दोबारा जो है 1 2 3 4 5 6 लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब जब इसका सैंपल स्पेस बनेगा तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, पहले में आ जाएगा आपके पास क्या, वन पे वन। ठीक है जी। पहला आपके पास वन, ठीक है जी, और दूसरे डाई के ऊपर भी क्या आ जाए, वन आ जाए। देन उसके बाद 1 2, पहले डाई पे वन और दूसरे डाई पे टू। ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 3। ठीक है जी। फिर आ जाएगा आपके पास 1 4। ये हर एक ब्रैकेट जो है वो एक पॉसिबल रिजल्ट को शो कर रहा है। ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास 1 5। ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास 1 6। ये तो वन के हिसाब से हो गया भाई। ठीक है। अब सेम यही चीज आपके पास किस में आएगी, सेम यही चीज क्रिएट करेंगे आप टू के लिए। ठीक है जी, 2 1। ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास 2 2, यानी फर्स्ट डाई पे भी 2 और सेकंड डाई पे भी 2। फिर आ जाएगा 2 3। फिर आ जाएगा आपके पास 2 4। फिर आपके पास आ जाएगा क्या, दैट इज 2 एंड 5। और फिर आ जाएगा आपके पास 2 6। ठीक है जी। ये हो गया आपके पास टू की सीरीज पे जो बनेंगे। फिर आगे आ जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड,
अच्छा जी। तो यहाँ आपके पास फिर वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट लाइन में किसकी, नेक्स्ट लाइन में वैल्यू आ जाएगी 3 की। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं काम। अब ये 3 के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 1, ठीक है, फिर हो जाएगा 3 2, देन 3 3, फिर ये हो जाएगा आपके पास 3 4, 3 5, और ये हो जाएगा 3 6। फिर हम इसको चेंज कर देते हैं 4 के लिए, तो ये हो जाएगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। पेपर में जब भी ये सवाल आएगा आपके पास, तो आपको याद रखें कि आपने ये पूरा लिखना होगा, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपके पास फिर 5 1, 5 2, ठीक है जी, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। और फिर लास्ट आपके पास जो वैल्यू आती है वो हो जाएगी आपके पास 6 रिलेटेड, ठीक है जी। यानी ये हो जाएगा आपके पास 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। तो ये आपके पास इसका सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है जी। ये कहलाएगा आपका सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइस आर रोल्ड, या डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, ठीक है। अब इसके बाद का जो काम है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट है, वो आपको करनी है यहाँ पे खुद, ठीक है जी। वो मैं यहाँ पे अभी आपको शो नहीं कर रहा, वो आपको अपने सेल्फ प्रैक्टिस में करनी है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। पहली रिक्वायरमेंट में कह रहा है ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। ये जो आपके पास एक ब्रैकेट में दो नंबर हैं 1 1, तो फर्स्ट वन फर्स्ट डाई को शो कर रहा है, सेकंड वन सेकंड डाई को शो कर रहा है। और ये कह रहे हैं आपसे कि फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर आना चाहिए। तो ये जो टोटल 36 आपके पास ऑब्जर्वेशन जनरेट हुई हैं, अगर आप इनको काउंट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, जब आप इनको पूरा काउंट करके लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास आ जाएंगी 36। अब इन 36 के अंदर वो क्या कह रहे हैं आपसे, इन 36 के अंदर वो कह रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जहां जहां ऑड नंबर आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इन 36 में से देख लीजिएगा आपके कौन से फर्स्ट ऐसे ब्रैकेट्स हैं जिनके फर्स्ट फर्स्ट नंबर सारे ऑड है, उनको वहां पे आपने लिखना होगा इवेंट ए के अंदर, उसके काउंट को लिखना होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर क्या कह रहा है ये आपसे, सम ग्रेटर देन 10। हर ब्रैकेट में दो नंबर है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो सम कहलाएगा। और वो सम जो है वो क्या होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। यानी हमें इन 36 ब्रैकेट्स में से सेकंड रिक्वायरमेंट में वो ब्रैकेट्स लेने हैं जिनके नंबर्स का सम जो है वो 10 से बड़ा हो। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि 4 4, तो 4 4 का सम कितना हो जाएगा, 4 4 का सम हो जाएगा 8। तो ये 10 से छोटा है, इसका मतलब इसको हमने यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है जी। और आगे बढ़ जाएंगे, 4 5 सम 9 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। 4 6 सम 10 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन 10 चाहिए। तो मैं ग्रेटर देन 10 पे जाऊंगा, तो फिर मेरे पास कितने ऑप्शन आ जाएंगे, ग्रेटर देन 10 के ऊपर मेरे पास 1 2 और ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है। यानी मैं वहाँ पे लिखूंगा इवेंट बी, ठीक है, सम ग्रेटर देन 10, और उसके अंदर मैं ये पॉसिबल 3 रिजल्ट लिखूंगा जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया है, ठीक है। और उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/36। बट आपको लिखकर आपने अपने पास सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है, सम ऑफ 8। सम ऑफ 8 क्या होगा आपके पास, जितने ब्रैकेट्स जिसमें सम 8 आ रहा है, आपने वो ब्रैकेट्स का जो है वो इवेंट बनाना है और उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद
फोर्थ में आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपके पास सम ऑफ 15। अब आपने देखना है किस ब्रैकेट का सम जो है वो 15 बन रहा है, तो उसकी आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। अब अगर बन रहा है नहीं बन रहा है, वो कैसे लिखना है वो मैंने आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है, उसके हिसाब से आपने इसको सवाल को करना है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के सवाल के अंदर जो एस्पेक्ट में सवाल आते हैं वो तीन टाइप्स के आते हैं। एक कॉइन, सिंपल प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉइन आता है, आपके पास डाई आता है, फिर आपके पास कार्ड्स आते हैं, और कार्ड्स के बाद आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, बैग का सवाल आता है कि अगर बैग से कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं आप तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दो चीज़ें जो है वो हमने अभी आज कवर कर ली हैं। ठीक है जी। कल या जो अब नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी होगी, जो भी पॉसिबल टाइमिंग्स की होगी क्लास, तो हम उसके अंदर जो है फिर उसके आगे की चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ में कुछ रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं हम वो भी डिस्कस करके उसको भी जो है वो अकम्प्लिश करेंगे। ठीक है जी। तो इस क्लास के अंदर जो है वो हमने दो एस्पेक्ट्स में चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है। बट सर आपकी जो क्लास हुई है ना अभी वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है, उसमें कोई इशू नहीं हुआ है किसी भी ओके। जी इंशाल्लाह फिर इसको जो है वो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे आगे कमिंग डेज में। ठीक है। जी अभी मैंने क्लास आज कंडक्ट कर ली है, और अब देखें कल के लिए मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा। अगर कल कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें अगर मेरी क्लास की सिलसिला जो है वो नहीं हुई, क्लास का सिलसिला नहीं बना अगर मेरा, तो मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। आपकी सेकंड क्लास जो है वो एज पर रूटीन ही होगी। फर्स्ट क्लास अगर मेरी है तो फिर मैं शायद कल मेरी कुछ इंगेजमेंट्स हैं। तो आज की क्लास में हमने जो है वो बेसिक प्रोबेबिलिटी के कुछ थ्योरीज को डिस्कस कर लिया है, और उसके अंदर हमने जो है वो एक सवाल कॉइन से रिलेटेड, एक सवाल डाई से रिलेटेड सॉल्व किया है, और एक सवाल मैंने आपको भी ये जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो मैंने आपको कंप्लीट करने के लिए दिया है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम इसको जो है वो स्टॉप करते हैं। ठीक है जी। और इंशाल्लाह हम जो इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर जो है वो हम इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी दोबारा। और इसी के वीक के अंदर अगर कोई और एडजस्टमेंट बनती है तो फिर मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन बताऊंगा कि किस टाइम पे जो है वो मैं क्लास रख रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर हम क्लास जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस सवाल को करिएगा। इंशाल्लाह कमिंग नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।